नमस्कार। आज अपन अपने वाष्पोत्सर्जन के टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक तैयार करेंगे जो होगा रंध्र गति की क्रिया कि रंध्रों की गति की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं। रंध्रों की जो गति होती है उसकी क्रिया विधि की मुख्य रूप से 3 परिकल्पनाएं, 3 थ्योरियां, 3 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें पहला तो है स्टार्च शुगर कन्वर्जेशन, दूसरा है स्टीवार्ट परिकल्पना और तीसरा जो सिद्धांत है वो है सक्रिय पोटेशियम आयन का स्थानांतरण। जिनमें से जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है पोटेशियम आयन का स्थानांतरण सिद्धांत। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टार्च शर्करा परिवर्तन, इसी को अपन बोल सकते हैं स्टार्च को मान। सबसे पहले लियार्ड नामक वैज्ञानिक आया था 1908 में। इन्होंने क्या बताया कि जो द्वार कोशिकाएं होती है, द्वार कोशिकाएं जो गार्ड सेल्स होती है उनमें क्या पाया जाता है, स्टार्च उपस्थित रहता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना लियार्ड या इस वैज्ञानिक को क्या लियार्ड लायड के नाम से भी आ सकता है, लायड या लियार्ड। इन्होंने क्या बताया था जो द्वार कोशिकाएं होती है, जो गार्ड सेल्स होती है उनमें क्या पाया जाता है, स्टार्च या लिपिड, स्टार्च या मान पाया जाता है। इसके बाद में जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, जेडी सायरे। सिद्धांत किसने दिया था, जेडी सायरे। तो इन्होंने क्या बताया था, जब अपने दिन का समय होता है, दिन के समय में, जो दिन के समय में क्या होता है, पत्तियों में CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पीएच मान बढ़ जाता है। पीएच मान बढ़ने के कारण या अधिक पीएच मान हो जाता है द्वार कोशिकाओं का या पत्तियों का, जिसके कारण क्या होता है, फास्फोरिलेज एंजाइम क्या होता है, एक्टिव हो जाता है या सक्रिय हो जाता है। ये फास्फोरिलेज एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च होता है, इस स्टार्च को क्या करता है, फास्फोरिलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, इसमें कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इस परिवर्तन के कारण अर्थात स्टार्च जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है तब इसके कारण क्या होता है, जो द्वार कोशिकाएं होती है, जो गार्ड सेल्स होती है, गार्ड सेल्स में क्या होता है, डीपीडी मान बढ़ जाता है, डीपीडी मान बढ़ जाता है। यहाँ डीपीडी मान क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट या विसरण दाब न्यूनता। डीपीडी मान बढ़ने के कारण कोशिका कैसी हो जाती है, स्पीड टर्जिड अवस्था में आ जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, रंध्र ओपन हो जाते हैं या खुल
खुल जाते हैं। ये है अपने रंध्र खुलने की या रंध्र की जो गति है उसकी क्रिया है। इसको एक बार वापस देखना। सबसे पहले पत्तियों में जो अपने द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? स्टार्च या मार्ट पाया जाता है। दिन के समय में जब CO2 की मात्रा कम हो जाती है तब क्या होता है? CO2 की मात्रा कम होने के कारण क्या होता है? pH मान इंक्रीज हो जाता है, pH मान बढ़ जाता है। इस pH मान के बढ़ने के कारण या अधिक pH होने के कारण जो पत्तियों में फास्फोलिनेज एंजाइम होता है वो क्या होता है? एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जो क्या कार्य करता है? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के कारण जो द्वार कोशिकाएं होती है इनका डीपीडी मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। डीपीडी मान विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी मान बढ़ जाने के कारण जो द्वार कोशिकाएं होती है वो कैसी हो जाती है? स्फीत अवस्था में आ जाती है, टर्जिड अवस्था में आ जाती है। और टर्जिड अवस्था में रंध्र क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं या खुल जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना डीपीडी, डीपीडी क्या होता है? डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट विसरण दाब न्यूनता। सबसे पहले बात करते हैं अपन विसरण की, उसके बाद में बात करते हैं विसरण दाब की, और उसके बाद में बात करते हैं विसरण दाब न्यूनता की। सबसे पहले विसरण क्या होता है? मॉलिक्यूल्स या अणुओं का, मॉलिक्यूल्स या अणुओं का हायर कंसंट्रेशन रीजन से कहां पे मूवमेंट करेंगे? मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। तो ये प्रक्रिया तो क्या कहलाती है? विसरण। ये किस अणु किस रूप में हो सकते हैं? ठोस, द्रव और गैस, तीनों रूपों में हो सकते हैं। अर्थात अणुओं का, मॉलिक्यूल्स का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गति करना या मूवमेंट करना वो कहलाता है विसरण या डिफ्यूजन। जब ये ठोस, द्रव या गैस के जो अणु होते हैं मूवमेंट करते हैं उस समय यही क्या करते हैं? प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर उत्पन्न करते हैं। उसी दाब को क्या कहते हैं? विसरण दाब। यहाँ तक क्लियर हो गया आपने? सबसे पहले विसरण यानी अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गति करना या मूवमेंट करना वो प्रक्रिया तो कहलाती है विसरण। जब ये अणु गति करते हैं उसी के दौरान क्या करते हैं? एक दाब उत्पन्न करते हैं। उस दाब को क्या कहा जाता है? विसरण दाब। चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन विसरण दाब न्यूनता क्या होती है। यहाँ तक तो अपने विसरण और विसरण दाब। इसके बाद में विसरण दाब न्यूनता। जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल, उसका विसरण दाब क्या होता है? सर्वाधिक रहता है। विसरण दाब सर्वाधिक माना जाता है। यहाँ पे ध्यान में रखना विलयन, विलयन किससे मिलकर बना हुआ है? विलेय और विलायक। तो विलायक के रूप में तो कौन सा उपयोग में लेते हैं? शुद्ध जल या जल को क्या माना जाता है? विलायक। जैसे मान लो ये अपने बाउल है, इसमें भरा हुआ है पानी। इस समय क्या है? इसका क्या है? जो विसरण दाब है वो सर्वाधिक होता है। जैसे ही अपन इसमें कोई विलेय ऐड करेंगे, विलेय ऐड करेंगे इसमें, तब क्या होती है? इसका जो विसरण दाब होता है, विसरण दाब वो क्या होता है? धीरे धीरे घटने लग जाता है। अर्थात जितना विलेय अपन
ऐड करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, विसरण दाब इसका घटने लगता है। अर्थात विसरण दाब न्यूनता क्या हुआ कि जब किसी भी विलायक में विलेय बनाने पर उसमें जो विसरण दाब है उसकी दर में जितनी कमी आती है उसी को क्या कहा जाता है, विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता अर्थात किसी भी जो विलायक होता है अर्थात शुद्ध जल में जितना अपन विलेय मिलाएंगे, विलेय मिलाने के कारण जितनी उसके विसरण दाब में कमी आएगी उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। तो ध्यान में रखना आपने, यहाँ पे क्या होता है, डीपीडी मान बढ़ जाता है। डीपीडी मान बढ़ने के कारण क्या होता है, कोशिका में पानी प्रवेश करता है और कोशिका कैसी हो जाती है, स्फीत हो जाती है, टर्जिड हो जाती है। टर्जिड होने के कारण क्या होते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। इसी के विपरीत जब रात का समय होता है, रात के समय में क्या होता है, CO2 की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी के विपरीत चलेगा अपने रात के समय। रात के समय या अंधेरे में क्या होता है, CO2 का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। CO2 का मान बढ़ने के कारण क्या होता है, pH मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। pH कैसा हो जाता है, अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है। pH मान कम होने के कारण जो फास्फोरिलेज एंजाइम होता है, एंजाइम वो हो जाता है इनएक्टिव, जिसके कारण क्या होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में बदल जाता है। और स्टार्च में बदलने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, डीपीडी मान क्या हो जाता है, डीपीडी मान कम हो जाता है। डीपीडी मान कम होने के कारण द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती है, स्लग अवस्था में आ जाती है, प्लेसिड अवस्था में आ जाती है। प्लेसिड, थोड़ा सा इसको देख लो, स्टार्च में परिवर्तित होने के कारण क्या हुआ, डीपीडी मान क्या हो गया, कम हो गया। डीपीडी मान घटने के कारण कोशिका कैसी आ गई, स्लग अवस्था में, प्लेसिड अवस्था में पहुंच जाती है। इस अवस्था में क्या हो गया, रंध्र बंद हो गया। तो ये प्रक्रिया अपने स्टार्च और शर्करा परिवर्तन की। अर्थात जब अपने शर्करा की मात्रा होती है तब तो क्या होते हैं, रंध्र खुलते हैं। या इसी को बोल दो, जब द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में होती है, टर्जिड अवस्था में होती है, तो उस समय क्या होता है, रंध्र खुलते हैं। और जब द्वार कोशिकाएं स्लग अवस्था में आ जाती है तब क्या होता है, जो रंध्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये पहली प्रक्रिया में स्टार्च शर्करा परिवर्तन, जिसमें क्या था, एक तरीका तो अपने दिन में तो क्या थे, दिन के समय CO2 का मान क्या था, बढ़ गया था, घट गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, pH मान बढ़ गया। pH मान बढ़ने के कारण क्या था, स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के कारण क्या हुआ, डीपीडी मान बढ़ गया। डीपीडी मान बढ़ने के कारण क्या हुआ, जो द्वार कोशिकाएं वो कैसी हो गई, स्फीत अवस्था में हो गई। स्फीत अवस्था में होने पे क्या हो गई, रंध्र खुल गए थे। उसी के विपरीत रात में अंधेरे के समय CO2 का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। CO2 का मान बढ़ने पे क्या होता है, pH मान में कमी आने लगती है। pH मान कम होने लगता है तो फॉस्फोरिलेज एंजाइम क्या होता है, क्रिया करना कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस पुनः से क्या होता है, स्टार्च या मान में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, डीपीडी का मान घट जाता है, विसरण दाब न्यूनता का मान घट जाता है और कोशिका कैसी हो जाती है, स्लग हो जाती है, प्लेसिड हो जाती है और रंध्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये है पहली प्रक्रिया या पहली थ्योरी, स्टार्च शर्करा परिवर्तन की।
स्टार्च को या मांड को। दूसरी परिकल्पना या दूसरा सिद्धांत है अपने स्टीवार्ट परिकल्पना। स्टीवार्ट परिकल्पना या स्टीवार्ट का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, जो पहला सिद्धांत स्टार्च शर्करा परिवर्तन का उसी का आगे का रूपांतरित रूप है। इन्होंने क्या बताया था उस प्रक्रिया में, तो क्या हुआ था, स्टार्च इसमें परिवर्तित हो रहा था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यहां तक तो किसमें पढ़ा था अपने स्टार्च शर्करा कन्वर्जेशन। इन्होंने इसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या बताया, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इन्होंने क्या बताया, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है वो ही आगे किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर यही आगे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, स्टार्च किसमें परिवर्तित होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में। अब इनमें से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये है घुलनशील परक्रम। अर्थात सबसे ज्यादा घुलनशील कौन होता है, ग्लूकोज, उससे कम कौन सा होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उससे कम कौन सा होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इसलिए अर्थात ग्लूकोज सबसे ज्यादा घुलनशील होता है। इस कारण जो द्वार कोशिकाएं होती है, द्वार कोशिकाओं में कोशिका रस का जो सांद्रण है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोज क्या होता है, जल में भी घुलनशील होता है। इस कारण क्या होता है, द्वार कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका रस उपस्थित है उसकी सांद्रता क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं, रंध्र खुल जाते हैं, रंध्र ओपन हो जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। ये प्रक्रिया है स्टीवार्ट परिकल्पना। अर्थात स्टार्च सबसे पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंत में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं में उपस्थित कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। इसके बाद में तीसरी परिकल्पना में तीसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है पोटेशियम सक्रिय स्थानांतरण का सिद्धांत। पोटेशियम सक्रिय स्थानांतरण का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण। ये अपने तीसरा जो क्या है, सर्वमान्य सिद्धांत। ध्यान में रखना, टाइम में कई बार पूछ लेते हैं कि रंध्रों की क्रियाविधि का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो वो है सक्रिय पोटेशियम आयन का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, इमामुरा ने, और इसका प्रतिपादित किसने किया था, इमामुरा ने, और इसको पुनः सुधार किसने किया है इसमें, वो किया था लेविट नामक वैज्ञानिक ने। सिद्धांत को किसने दिया था, इमामुरा ने, और इस सिद्धांत को रूपांतरित
या मॉडिफाइड किसने किया या पुनः सुधार किसने किया? लेविट नामक वैज्ञानिक ने। इस सिद्धांत के अनुसार ये तो दो वैज्ञानिक ध्यान रखना, किसने दिया? इमामुरा ने। इसको जो सुधार है या रिफाइंड है किसने किया था? लेविट नामक वैज्ञानिक ने। और सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? सक्रिय पोटेशियम आयन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दिन के समय में या बोल सकते हैं अपन प्रकाश, जो पर्ण होती है, पर्ण में मेलिक अम्ल का निर्माण होता है। मेलिक अम्ल का निर्माण, ये मेलिक अम्ल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन आयन प्लस मेलेट। किसमें कन्वर्ट हो गया? किसमें वियोजित हो गया? किसमें टुकड़े हो गए इसके? हाइड्रोजन आयन और मेलेट में। इस समय जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाओं में किसका प्रवेश होता है? जो सहायक कोशिकाएं होती है वहां से सक्रिय पोटेशियम का प्रवेश हो जाता है। इस कारण और इनमें से यही से क्या होता है? पोटेशियम तो किसमें पोटेशियम का प्रवेश हो जाता है और द्वार कोशिकाएं से क्या हो जाता है? हाइड्रोजन आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। प्रवेश किसका हुआ था? पोटेशियम का। द्वार कोशिकाओं में से पोटेशियम जैसे प्रवेश किया तो उसने क्या किया? हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। इसके बाद में क्या होता है? इनमें पोटेशियम जो मेलेट है इससे क्रिया करता है, जो द्वार कोशिकाओं में उपस्थित होता है और क्या बनाता है? पोटेशियम मेलेट बनाता है। क्या बनाता है? थोड़ा सा इसको वापस देखना। द्वार कोशिकाओं में किसका प्रवेश हुआ? पोटेशियम आयन का प्रवेश हुआ। पोटेशियम आयन जैसे प्रवेश करता है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है? कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है और जो पोटेशियम होता है वो पोटेशियम मेलेट से क्रिया करके और क्या बना लेता है? पोटेशियम मेलेट बना लेता है। जो क्या करता है? ये पोटेशियम मेलेट क्या करता है? द्वार कोशिका की सांद्रता या सांद्रण को क्या करता है? बढ़ा देता है। जैसे कोशिका की सांद्रता बढ़ती है तो इसमें क्या प्रक्रिया चलती है? अंतःपराशरण अर्थात पानी का प्रवेश किसमें हो जाता है? द्वार कोशिका में। अंतःपराशरण क्या होता है? पानी का कोशिका के अंदर प्रवेश करना या एंट्री करना। जैसे ही अंतःपराशरण होता है द्वार कोशिका कैसी हो जाती है? स्फीत, टर्जिड हो जाती है। जैसे टर्जिड होती है रंध्र क्या होता है? ओपन हो जाता है, रंध्र खुल जाता है। ये प्रक्रिया है रंध्र की गति। सबसे पहले क्या हुआ? दिन का समय जिसमें क्या रहता है? प्रकाश रहता है। उस प्रकाश में क्या होता है? पत्तियों में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है? मेलिक अम्ल का निर्माण होने लगता है। मेलिक अम्ल का निर्माण होता है इस प्रक्रिया में। वो मेलिक अम्ल क्या होता है? दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, हाइड्रोजन आयनों में टूट जाता है और एक मेलेट समूह में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। इस मेलेट के बाद में वियोजित होने के बाद में जो द्वार कोशिकाएं होती, द्वार कोशिकाएं किसी की अपने इस अवस्था में थी द्वार कोशिकाएं। ये है अपने द्वार कोशिकाएं। ये थी अपने द्वार कोशिकाएं।
एक द्वार कोशिका ये और एक द्वार कोशिका ये। इसके बाहर क्या थी? सहायक कोशिकाएं। इसको देख लो आराम से। यह है द्वार कोशिका की संरचना, जिसकी भीतरी भित्ति कैसी थी? कठोर थी और बाह्य भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। इन द्वार कोशिकाओं में क्या था? अपने मेलिक अम्ल का निर्माण होता है, वो किसमें टूट गया? हाइड्रोजन आयन और मेलेट में टूट गया। इन द्वार कोशिकाओं में सहायक कोशिकाएं होती है, यहाँ से किसका प्रवेश होता है? पोटेशियम आयन का। पोटेशियम आयन का प्रवेश होता है और बाहर क्या निकल जाता है? यहाँ से हाइड्रोजन आयन बाहर आउट हो जाता है और पोटेशियम आयन क्या होगा? अंदर प्रवेश हो जाता है। अब यहाँ पे क्या उपस्थित है? मेलेट। ये मेलेट से क्रिया कौन करेगा? पोटेशियम। और किसका निर्माण कर दिया? पोटेशियम मेलेट का। इस पोटेशियम मेलेट का निर्माण होने के कारण द्वार कोशिका में जो अंदर की जो सांद्रता वो कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। सांद्रता क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही सांद्रता इसकी बढ़ती है तो पानी क्या होता है? इसमें बाहर से क्या होता है? अंदर की तरफ आता है, पानी एंटर होता है। और पानी एंटर होने के कारण क्या होता है? जो द्वार कोशिका ये क्या होती है? स्फीत हो जाती है, फूल जाती है और रंध्र क्या होता है? खुल जाता है। तो ये प्रक्रिया में सक्रिय आयन स्थानांतरण की प्रक्रिया। यदि अपन इसके विपरीत बात करें कि रात के समय क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है? CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है और मेलिक अम्ल क्या करता है? स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। यदि इसके विपरीत बात करें अपन, रात के समय अंधेरा रहता है, जिससे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? नहीं हो पाता है। प्रकाश संश्लेषण हमेशा कब होता है? दिन के समय में। प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगी? CO2 की सांद्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। CO2 की सांद्रता बढ़ने से मेलिक अम्ल क्या होता है? स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। CO2 की सांद्रता क्या हो गई? बढ़ गई। इसके कारण क्या हुआ? मेलिक अम्ल है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? स्टार्च में कन्वर्ट होने के कारण जो द्वार कोशिका है, द्वार कोशिका, उसकी सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई। इसकी सांद्रता कम होने के कारण प्रक्रिया कौन सी चली? बहिःपरासरण। बहिःपरासरण एक्सोओस्मोसिस। अर्थात द्वार कोशिका से क्या होगा? पानी बाहर निकल जाएगा। पानी बाहर निकलने के कारण कोशिका कैसी हो गई? स्लग फ्लेजिड अवस्था में पहुंच गई। स्लग अवस्था में क्या हो गया? रंध्र हो गया, बंद, क्लोज्ड हो गई। ये प्रक्रिया में सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण। दिन के समय तो क्या हुआ था? CO2 की सांद्रता कम हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था? जो पत्तियां हैं उनमें किसका निर्माण हुआ था? मेलिक अम्ल का निर्माण होता है, जो दो भागों में विभाजित हो गया। कौन से में? एक तो गया हाइड्रोजन में और दूसरा हो गया मेलेट। हाइड्रोजन आयन और मेलेट में विभाजित होने के बाद में द्वार कोशिकाओं में जो सहायक कोशिकाएं होती है, वहां से क्या प्रवेश किया? पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन प्रवेश करने के कारण हाइड्रोजन आयन क्या हो गया? द्वार कोशिकाओं से बाहर निकल गया। द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलने के बाद में जो पोटेशियम आयन होता है वो किससे क्रिया कर लेता है? मेलेट से। मेलेट से क्रिया करके क्या बनाता है? पोटेशियम मेलेट का निर्माण करता है। पोटेशियम मेलेट का निर्माण होने के कारण जो अपने द्वार कोशिकाएं होती है, उनके कोशिका रस की सांद्रता क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? अंतःपरासरण की प्रक्रिया होने के कारण पानी का प्रवेश होता है। पानी के प्रवेश होने के कारण द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती है? स्फीत अवस्था में हो जाती है, टर्जिड अवस्था में आ जाती है और रंध्र क्या होता है? खुल
खुल जाता है, ओपन हो जाता है। इसी के विपरीत में क्या होता है, रात के समय जब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, उसके कारण क्या होता है, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है और मेडिकम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और द्वार कोशिकाओं की जो सांद्रता, कोशिका रस की सांद्रता वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण प्रक्रिया कौन सी चलती है, बहिर्प्राशन की, एग्जॉस्ट की, अर्थात पानी क्या होता है, द्वार कोशिकाओं से वापस बाहर निकल जाता है और द्वार की कोशिकाएं इंक्रीज हो जाती है, सलन अवस्था में आ जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। ये आज का अपना टॉपिक है, रंध्र की गति की क्रिया, जिसमें 3 सिद्धांत अपन ने पढ़े। पहला स्टार्च शुगर कन्वर्जेशन, दूसरा स्टीवार्ट परिकल्पना और तीसरा था सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण। जिनमें सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा था, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ये किसने दिया था, मामामुरा ने दिया था। और इसका रिफाइंड या संशोधन किसने किया था, लेविट नामक वैज्ञानिक ने इसका संशोधन किया था। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बिंदु स्राव, रक्तस्राव और वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।